गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज बात करेंगे स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला में सल्तनत काल में और मुगल काल में क्या अंतर था, उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अपन देखते हैं मुगल काल या सल्तनत काल में स्थापत्य कला में जो उद्देश्य थे वो लगभग समान थे। मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा की दृष्टि से अपनी संप्रभुता स्थापित करना, धार्मिक आयोजन के लिए स्थापत्य कला का निर्माण, मिलन के लिए स्थापत्य कला का निर्माण, अपने प्रिय व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा स्थापित या बताने के लिए स्थापत्य भवनों का निर्माण करना महत्वपूर्ण था। दोनों के उद्देश्य लगभग सेम थे। सर्वप्रथम हम बात करें सल्तनत काल की स्थापत्य कला की। सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला या भवनों का निर्माण हुआ था उसका विस्तृत पैमाने पे कोई योजना नहीं बनाई गई थी, न ही कोई लेआउट बनाया गया था। दूसरा, पहले चरण में जो सल्तनत काल में स्थापत्य हुआ था वह अधिकतर तोड़फोड़ से प्राप्त वस्तुओं से निर्मित की गई थी। यानी उस समय बाहरी थे, विदेशी थे, लगातार आक्रमण कर रहे थे। ऐसे में उनके पास समय नहीं था कि कोई विस्तृत चीज़ को बना सके। ऐसे में उन्होंने जो तोड़फोड़ से वस्तुएं मिली उसी का ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन वस्तुओं को प्रयोग में लेते हुए स्थापत्य कला का निर्माण किया। सल्तनत काल में और देखें तो विविधताएं और मौलिकताएं इनमें कम देखने को मिलती, केवल अनुकरण या नकल करने की कोशिश ज़्यादा देखने को मिलती। सल्तनत काल में स्थानीय पत्थर या लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। महंगे पत्थर का, बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग सल्तनत काल में देखने को नहीं मिलता। सल्तनत काल में पहले योजना बनाना, उसे खर्च करना, कितना खर्च आएगा, कितने समय में काम कर होगा, इसके बारे में कोई योजना नहीं बनाई जाती थी। पितरादूरा का प्रयोग सल्तनत काल में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। स्थापत्य भवनों का निर्माण या स्थापत्य कला को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थिति में यहाँ पर रखने नहीं की गई। फारसी चारबाग शैली का सल्तनत काल में कहीं पे भी प्रयोग देखने को कम मिलता है। अंत समय में सिकंदर लोदी के समय कुछ मिलता है, उससे पहले कहीं पे भी इस शैली का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। सल्तनत काल में स्थापत्य कला में ईरान व भारतीय शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अब दूसरी तरफ मुगल काल की स्थापत्य कला को देखें तो वो पूर्ण इससे भिन्न देखने को मिलती है। पहला, विशाल पैमाने पर योजना बनाना, उस पर अत्यधिक व्यय कर सूक्ष्मता के साथ में निर्माण कार्य करवाना। हर शासक ने अपनी मौलिकता के साथ नवीन निर्माण कार्यों को करवाया। अनुकरण कम देखने को मिलता है, हाँ प्रेरणा जरूर ली, पर उसमें मौलिकता मुगल काल के हर शासक की अपनी अलग अलग मौलिकताएं देखने को मिली। जैसे अकबर के समय आगरा में लाल किला, वहीं जहांगीर के समय पितरादूरा का प्रयोग, तो शाहजहाँ के समय संगमरमर का प्रयोग अपनी मौलिकता को लिए हुए था। इस मुगल शासकों ने सर्वश्रेष्ठ सामग्री का स्थापत्य कला या भवनों के निर्माण के लिए प्रयोग में लिया। जिस प्रकार देखते हैं सल्तनत काल में राजस्व इतना वसूल नहीं हो पा रहा था, समय कम था, ऐसे में उन्होंने स्थानीय पत्थरों का प्रयोग किया, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया। पर यहाँ पर मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ सामग्री लेने की कोशिश की, महंगे पत्थरों को, बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे ताजमहल आप चित्र में देख सकते हैं, ताजमहल में ये प्रयोग देखने को मिलता है। पहले से योजना बनाते थे, समय कितना लगेगा, खर्च कितना आएगा, मजदूर कौन कौन से होंगे, मिस्त्री कौन कौन से होंगे, इसके संबंध में पहले से ही खाका तैयार मुगल काल में किया जाता था। जबकि सल्तनत काल में इतना देखने को नहीं मिलता। जड़ावत तथा पितरादूरा का प्रयोग अपन मुगल काल में देखने को पाते हैं, जो कि इत्मादुल्ला के मकबरे में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुगल काल में स्थापत्य भवनों के निर्माण के साथ साथ में प्राकृतिक परिवेश के साथ
या प्रकृति के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई, जबकि सल्तनत काल में ऐसा देखने को नहीं मिलता। मुगल काल में 4 बाग शैली के बागों का निर्माण किया गया जो फारसी शैली पर आधारित थे। इस प्रकार यहाँ पर पर्यावरण को बचाने की या पर्यावरण के साथ में स्थापत्य कला या भवनों को सामंजस्यपूर्ण स्थापित करने की कोशिश की गई, जो कि बाद में प्रदूषण से मुक्त शहर बनाने में भी सहायक रही। इस प्रकार उसमें प्रदूषण तो नहीं था, लेकिन उन्हें प्रकृति के साथ में जुड़ा दिखाने के लिए कोशिश की गई। साथ में स्वर्ग की जो बात थी वो भी यहाँ देखने को मिलती है। मुगल काल में केवल स्थानीय या कुछ शैलियों का ही सम्मिश्रण नहीं था, बल्कि मुगल काल में फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि क्षेत्रों की स्थापत्य कलाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। साथ में ही धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस्लामिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, पारसी संस्कृति आदि का सम्मिश्रण भी हमें मुगल स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। इस प्रकार देखें तो मुगल काल सल्तनत काल से स्थापत्य कला में आगे था। यहाँ पर उनके पास समय था, राजस्व मुगल काल में अधिक मिलता था। अब कारण क्या थे कि इस समय मुगलों में व्यवस्थित स्थापित करने का कारण एक तो लंबे समय तक शासन व्यवस्था, एक ही वंश के शासन व्यवस्था, अधिक राजस्व वसूल होना, अधिशेष उत्पादन से राजस्व के साथ साथ में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण उनके पास खजाना भरा हुआ था। बाहर के कारीगर या मिस्त्री भी यहाँ आ रहे थे। राज्य में शांति सुरक्षा व्यवस्था थी। बाह्य आक्रमण का बाद में भय था, लेकिन आरंभ में और बाद में था, पर मध्यकाल में ये देखने को नहीं मिला। उस समय शांति काल में उन्होंने विशाल स्थापत्य भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें दिल्ली का लाल किला ले सकते हैं, ताजमहल ले सकते हैं, आगरे का लाल किला ले सकते हैं, फिर एतमादुल्ला का मकबरा ले सकते हैं, अकबर का मकबरा ले सकते हैं। अनगिनत स्थापत्य भवनों का निर्माण मुगल काल में देखने को मिलता है। इस प्रकार मुगल काल में स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। थैंक यू।